यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 का जीव विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पेपर से लगभग 25 नंबर का बोर्ड परीक्षा में फंसेगा, लगभग में 25 नंबर का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन होता है, सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखने वाला होता है। इसमें 4 खंड होते हैं, का, खा, गा और घा। अब देखिए पहला है, पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित है। जो पुष्पीय पादप होते हैं उनका कौन सा भाग अगुणित होता है। जड़, पत्ती, नर युग्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो उसमें से नर युग्मक होता है ये हैप्लॉइड होता है या अगुणित होता है। जो नर युग्मक है ये हैप्लॉइड या अगुणित होता है और जो जड़ होती है ये द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड होती है। जो पत्ती होती है ये भी द्विगुणित होती है, लेकिन जो नर युग्मक होता है ये हैप्लॉइड या अगुणित होता है। देखिए आपको बता दें, अंडाशय इसी प्रकार से है। जो अंडाशय होता है वो भी द्विगुणित होता है। कहीं अंडाशय यहाँ ऑप्शन लिखकर पूछ लेते, कोई और प्रश्न आ जाता तो सारी चीजें आपको बता देते हैं। अंडाशय द्विगुणित होता है। जो परागकोश है वो भी द्विगुणित होता है, परागकोश भी द्विगुणित होता है। और इसी प्रकार से जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक भी अगुणित, और जो मादा युग्मक होता है ये भी अगुणित होता है। तो ये भी अगुणित है, एन है, ये भी अगुणित है, एन है। युग्मक जब नर और मादा युग्मक दोनों मिल जाते हैं तो यहाँ युग्मनज बनता है या जायगोट बनता है जो द्विगुणित होता है। तो इस तरह से अगर कोई भी पूछा जाता है आप बता देना। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी। पेंसिलिन की 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से देखिए ऑप्शन सही होगा चौथा वाला, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और इसमें से जो हर्बर्ट बायर हैं, हर्बर्ट बायर इन्होंने ग्राफिक डिजाइनर और इसमें से जो हर्बर्ट बायर हैं ये हरित क्रांति के जनक हैं, हरित क्रांति के जनक हैं हर्बर्ट बायर। और ये जो रामदेव मिश्र हैं भारत के पर्यावरणविद और वनस्पति शास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मानव का निकट संबंधी है। आधुनिक मानव का निकट संबंधी तो चिंपैंजी होता है। आधुनिक मानव का निकट संबंधी चिंपैंजी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है उल्टा सीधा, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सीधा होता है। अब चलिए 2 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उस पे 5 खंड होते हैं और 1-1 नंबर के होते हैं। पहला है, जीव संख्या और जीव भार पिरामिड में अंतर कीजिए। देखिए जो जीव संख्या का पिरामिड होता है, जैसे इसको हम बताएं कि इसमें उत्पादक, जीव संख्या के पिरामिड में उत्पादक व उपभोक्ता, उत्पादक व उपभोक्ता का ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण, उत्पादक व उपभोक्ता का ग्राफीय निरूपण जीव संख्या के आधार पर, जीव संख्या के आधार पर होता है, आधार पर होता है। ये तो जीव संख्या वाला हो गया। जबकि जीव भार में क्या है कि इसमें उत्पादक, उत्पादक व उपभोक्ता का ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण जीव भार के आधार पर होता है, जीव भार के आधार पर होता है। मतलब जो जीव संख्या का पिरामिड है इसमें उत्पादक और उपभोक्ताओं का ग्राफीय निरूपण जीव संख्या के आधार पर होता है। जबकि जो जीव भार का पिरामिड है इसमें उत्पादक और उपभोक्ताओं का ग्राफीय निरूपण जीव भार के आधार पर होता है। अब देखिए खा नंबर है, टर्नर सिंड्रोम क्या है।
टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? तो देखिए, जो टर्नर सिंड्रोम है ये ऐसी स्त्रियां होती हैं, ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनमें जिनमें दो लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक लिंग गुणसूत्र रह जाता है। यानी लिंग गुणसूत्रों के लिए मोनोसोमिक होती हैं। मतलब टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि देखिए भाई, नॉर्मल में जो स्त्रियां होती हैं उनमें XX लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब इसमें कहा गया कि ऐसी स्त्रियां जिनमें दो लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक लिंग गुणसूत्र रह जाता है, एक खत्म हो जाता है तो X 0 हो जाता है, X और दूसरे वाले X की जगह पर 0 हो जाता है, इसलिए इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। अब एक ही रहेगा, इसलिए मोनोसोमिक हो गई। तो ऐसी स्त्रियां जिनमें दो लिंग गुणसूत्र में से केवल एक लिंग गुणसूत्र रह जाता है, और ऐसी स्त्रियों को ही क्या कहा जाता है? टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित स्त्रियां कहा जाता है। और इसका मतलब ये हुआ कि टर्नर सिंड्रोम में जो स्त्रियां होती हैं वो मोनोसोमिक होती हैं, ये बांझ स्त्रियां होती हैं। फिर अगला है अनुकूली विकिरण पर टिप्पणी लिखिए। अनुकूली विकिरण किसे कहा जाता है? देखिए, एक छोटी सी परिभाषा हम आपको बता देते हैं। जब कोई जीव वर्ग किसी नए आवास में जाता है तो वह स्वयं उसके अनुकूल बन जाता है। इसके बाद वहां उसकी संतानें उत्पन्न होकर के जन्म लेती हैं और उस आवास में रहती। तो कुल मिलाकर के अगर इस पर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल से जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं अनुकूली विकिरण। देखिए, वीडियो बंद हो गया था इसलिए हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन और पढ़ा दिए थे, फिर से बता देते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओपिएट्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ओपिएट्स जो होता है ये साइकोट्रॉपिक औषधियां होती हैं। साइकोट्रॉपिक औषधियां जो दर्द, चिंता, तनाव कम करती हैं, दर्द को कम करती हैं, चिंता को कम करती हैं, तनाव को कम करती हैं, तो ये हो जाएगा। फिर अगला है, उन्नायक या प्रमोटर को परिभाषित कीजिए। तो ये क्या होता है? देखिए, छोटी सी परिभाषा आपको बता देते हैं। संरचनात्मक जीन के साथ स्थित कुछ न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है जहां आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। इस तरह से बता देंगे और ये उन्नायक या प्रमोटर हो जाएगा। फिर अगला है 3 नंबर का क्वेश्चन, ये 2-2 नंबर का होता है 3 नंबर वाला क्वेश्चन। गर्भ निरोधक क्षमता बढ़ाने में पुरुषों द्वारा अपनाए गए रोध या बैरियर विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए, गर्भ निरोधक यानी गर्भ ना हो ऐसी विधियों का, तो आप इसमें नसबंदी बता सकते हैं। नसबंदी जिसमें पुरुषों की शुक्र वाहिनी को काटकर या शल्यक्रिया के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा उसको काटकर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु बाहर नहीं निकल पाते हैं और गर्भ का निरोध हो जाता है। और इसी प्रकार से आप इसमें बता सकते हैं कि पुरुष जो कंडोम का प्रयोग करता है जिसकी वजह से गर्भ निरोध हो जाता है। और इसी तरह से कई सारे हैं, पुरुषों में पूछे गए थे तो पुरुषों वाला आप बता देंगे। तो आप कंडोम बता दीजिए और नसबंदी बता दीजिए, हो जाएगा, यानी वैसेक्टोमी हो जाएगी। फिर अगला है, एक संकर क्रॉस या एक संकर संकरण प्रयोग के द्वारा विसंयोजन नियम की व्याख्या कीजिए। एक संकर संकरण प्रयोग के द्वारा विसंयोजन नियम की व्याख्या करना है। देखिए, जो विसंयोजन नियम है ये पृथक्करण का नियम है।
पृथक्करण का नियम है। पृथक्करण के नियम को विसंयोजन का नियम भी कहा जाता है। तो हमने आपको समझाया था पृथक्करण का नियम क्या होता है कि जैसे यहाँ पर मेंडल ने कैपिटल टी टी शुद्ध लंबे पौधे लिए थे, स्मॉल टी टी शुद्ध बौने पौधे लिए थे, दोनों के बीच में क्रॉस कराया था, तो यहाँ पर संकर लंबे पौधे उत्पन्न हुए थे। और इसके बाद इन संकर लंबे पौधों के बीच में फिर से स्वपरागण कराया गया था। तो यहाँ पर जो पौधे उत्पन्न हुए थे वो पौधे रेशियो 2:1 के अनुपात में उत्पन्न हुए थे, यानी 25% शुद्ध लंबे पौधे, 50% संकर लंबे पौधे और 25% शुद्ध बौने पौधे। तो ये जीनोटाइप अनुपात था। अगर फिनोटाइप अनुपात देखा जाए तो फिनोटाइप अनुपात में 75% लंबे पौधे और 25% बौने पौधे थे। तो इस तरह से एक संकर संकरण भी यही नियम है और विसंयोजन का भी यही नियम है। अगला क्वेश्चन है मानव जीनोम परियोजना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मानव जीनोम परियोजना का संक्षिप्त वर्णन करना। तो देखिए आप पहले बताइए कि मानव जीनोम परियोजना क्या है, ये बता दीजिए। चलिए थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। अब देखिए आप मानव जीनोम परियोजना हेडिंग डालेंगे और चूंकि 2 ही नंबर का है तो थोड़ा सा परिभाषा आप लिख देंगे कि मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना कहा जाता है और इस परियोजना के कुछ उद्देश्य इस प्रकार हैं। अब देखिए इसमें मानव जीनोम परियोजना के कुछ उद्देश्य बता देना, 1-2, और इसके बाद और उद्देश्य के बाद में इसमें मानव जीनोम परियोजना के 1-2 उद्देश्य बता देना। तो 2 ही नंबर का है, बस आपका काम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। आइए इसमें अंतर देख लेते हैं। तो देखिए हेडिंग डालेंगे सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। एक तरफ डालेंगे हेडिंग सक्रिय प्रतिरक्षा, दूसरी तरफ निष्क्रिय प्रतिरक्षा, और फिर लिखेंगे जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती हैं तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। यानी शरीर की अपनी ही कोशिकाएं किसी रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करें तो उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं या एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और निष्क्रिय क्या है, तो जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। फिर दूसरा है यह प्रतिरक्षा धीमी होती है जबकि यह तुरंत लाभ पहुंचाती है, निष्क्रिय वाली। और फिर अगला है इससे शरीर को किसी अन्य कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। इससे शरीर को अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता क्योंकि अलग से दी जाती है तो अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। फिर अगला है यह पूरे जीवन कार्य करती है और इसमें इसका प्रभाव कुछ समय के लिए होता है। उदाहरण कहा था तो उदाहरण में सक्रिय प्रतिरक्षा में आप बता दीजिए मानव में चेचक बीमारी के लिए प्रतिरक्षा, जबकि निष्क्रिय बता दीजिए मानव में काली खांसी, टिटनेस, रेबीज, पोलियो आदि रोगों के लिए टीकाकरण जो किया जाता है तो ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा हो जाएगी या पैसिव इम्यूनिटी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है तुल्य रूपता क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। देखिए तुल्य रूपता का दूसरा नाम होता है समरूपता। समरूपता कहते हैं इसे। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि समरूपता या तुल्य रूपता क्या होती है। तो जैसे समरूपी अंग होते हैं, मैंने समझाया था समरूपी अंग। तो ऐसे अंग जो मूल रचना व उत्पत्ति में भिन्न हो लेकिन कार्य में समान हो उन्हें ही समरूपी अंग कहते हैं। समरूपी अंग कहते हैं और यह क्रिया समरूपता कहलाती है या तुल्य रूपता कहलाती है। एक उदाहरण कहा गया था तो आप कई उदाहरण बता सकते हैं लेकिन एक ही बताइए ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कीटों के पंख है और पक्षी के पंख, चमगादड़ के अग्रपंख, तो इस चमगादड़ के पंख, तो इस तरह से उदाहरण हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि अगला क्वेश्चन है माइकोराइजा क्या है, इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो देखिए जो माइकोराइजा है कवक और पौधों की जड़ों के बीच का सहजीवी संबंध है। सहजीवी
संबंध है। माइकोराइजा क्या है? कवक और पौधों की जड़ों के बीच का सहजीवी संबंध है। यानी कवक और पौधों के जड़ों के बीच के सहजीवी संबंध को ही माइकोराइजा कहा जाता है। और आपको बता दें, यह पौधों की जड़ों को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। जो माइकोराइजा है पौधों की जड़ों को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। ये आप इसकी उपयोगिता में बता सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल से लिखने के लिए, जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जाकर के माइकोराइजा वाला वीडियो देख लीजिए। फिर अगला है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट किस में करना है? डीएनए और आरएनए, कॉपी और मानव। देखिए इधर लिखते हैं डीएनए, लाइन खींच लेंगे, इधर लिखेंगे आरएनए। अब डीएनए आरएनए में अंतर करना है तो देखिए पहला बता दीजिए कि जो डीएनए होते हैं इनमें जो नाइट्रोजनी क्षार हैं, नाइट्रोजनी जो क्षार होते हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन पाए जाते हैं। जबकि जो आरएनए है इसमें नाइट्रोजनी क्षार कौन से पाए जाते हैं? तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। थाइमिन की जगह पर यूरेसिल। अब इसी तरह से और भी कई सारे अंतर हैं। जो डीएनए है ये डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। जबकि जो आरएनए है ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और इसी तरह से कई सारे अंतर आप बता सकते हैं। इनके अंतर हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाइए या फिर यूट्यूब सर्च बॉक्स में लिखिएगा डीएनए और आरएनए में अंतर, बायोलॉजी साइंस इसके आ जाएगा वीडियो, देख लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा और आप दूसरों को भी पढ़ा लेंगे। फिर अगला है कॉपी और मानव में अंतर। तो इस पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर अगला है प्रतिबंधन एंजाइम की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए तथा 2 प्रकार के प्रतिबंधन एंजाइम के नाम लिखिए। देखिए जो प्रतिबंधन एंजाइम है ये प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए को स्पेसिफिक प्लेसेस से कट लगाते हैं। तो ऐसे एंजाइम हैं जो डीएनए को कट करते हैं। और 2 प्रकार के प्रतिबंधन एंजाइम के नाम बताया है, तो ई कोर आई लिख दीजिए, ई कोर आई। तो ये एस्चेरेशिया कोलाई हो जाएगा, एस्चेरेशिया कोलाई हो जाएगा, जिसको ई कोलाई कहा था, ई कोलाई। और हिंद थर्ड कर दीजिए, जिसे हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी कहा था। तो ये हो जाएंगे 2। अब अगला है तालाब के पारतंत्र का वर्णन कीजिए। देखिए जो एक तालाब का पारतंत्र होता है, जैसे तालाब है तो इसमें सबसे नीचे अजैविक पदार्थ मिट्टी होगी और फिर इसमें जल भरा होगा अजैविक पदार्थों में, और ऊपर से सूर्य देवता आ रहे होंगे। अब इसमें बहुत सारा शैवाल होगा, छोटा छोटा सा शैवाल भी होगा, काई भी होगी, जिसको शैवाल कहते हैं वही काई होती है। इसमें मछलियाँ होंगी, छोटी मछलियाँ होंगी, बड़ी मछलियाँ होंगी, कीट होंगे। तो इन सबको कहेंगे इस तरह से कि जो एक तालाब का पारतंत्र है 2 भागों में बटा होता है, अजैविक पदार्थ, अजैविक और जैविक पदार्थ। अजैविक के अंतर्गत आप जल है, वायु है और O2 है, ये सब बता सकते हैं। इसी तरह से जैविक के अंतर्गत आप बता दीजिए कि हरे पादप हैं, जो इसमें से शैवाल वगैरह हो जाएगी, काई वगैरह हो जाएगी, और कीड़े मकोड़े हैं, फिर मछलियां हैं, मेढक हैं, ये सब बता करके उनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके लिखना होगा। तो एक तालाब का पारतंत्र हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं उसके बारे में और बता सकते हैं। फिर अगला है 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, जो 7 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसमें 3-3 नंबर के सभी खंड होते हैं और 4-4 खंड होते हैं। तो इसमें से पहला है निम्नलिखित में अंतर या विभेद कीजिए, उभयलिंगी और एक लिंगी। देखिए एक लिंगी में क्या होता है कि जैसे कोई पौधा है उसमें नर पुष्प ही लगे हैं तो वो एक लिंगी हुआ। अगर एक पुष्प की बात की जाए तो एक पुष्प में जब एक ही लिंग हो, चाहे नर हो चाहे मादा हो, एक ही लिंग हो तो वो एक लिंगी हुआ। जबकि उभयलिंगी क्या होगा, दोनों लिंग उपस्थित हों।
जैसे एक पौधा है तो उसी पर नर भी हो और उसी पौधे पर कहीं मादा हो तो उभयलिंगी हो गया, और कभी कभी उभयलिंगी द्विलिंगी की तरह से भी होता है। फिर अगला है शारीरिक रोध और कार्यकीय रोध में विभेद कीजिए या अंतर कीजिए। तो देखिए जो प्रतिरक्षा तंत्र हमने पढ़ाया था उसमें शारीरिक रोध और कार्यकीय जो रोध थे वो समझाए थे, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर अगला है पारजीवी जीवाणु क्या है, एक उदाहरण द्वारा इसको समझाइए। देखिए एक कोई जीव ले लिया, दूसरा जीव ले लिया, इसके डीएनए को निकाल लिया, इसके डीएनए को निकाल लिया, दोनों डीएनए को जोड़ दिया आपस में, एक नया डीएनए बन गया। ये जो नया डीएनए बना या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, इस डीएनए की सहायता से एक नए जीव को विकसित किया गया, या इस नए डीएनए को जिस जीव में डाला गया उसी जीव को क्या कहा जाता है, पारजीवी जीवाणु कहा जाता है या पारजीवी जंतु कहा जाता है। तो उसके बारे में ये हो जाएगा। फिर एक उदाहरण द्वारा इसका वर्णन कीजिए। तो उदाहरण के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो को जाकर के अच्छी तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है कृत्रिम परागण की व्याख्या कीजिए। देखिए कृत्रिम परागण कैसे होगा, जैसे एक ये पुष्प है, मान लेते हैं ये एक पुष्प है और इसमें ये पुंकेसर लगे हुए हैं इस तरह से। तो कृत्रिम परागण में क्या होता है कि पुष्प के पुंकेसरों को पहले कैंची की सहायता से कट कर दिया जाता है। आप जब इनको कट कर देंगे तो स्वपरागण की क्रिया नहीं होगी और इस पर एक थैली बांध दी जाती है, एक पन्नी बांध दी जाती है, और इस पन्नी में इतने छोटे छेद होते हैं कि इसमें एयर हवा तो चली जाए लेकिन पराग कण न जाए। अब क्या होता है कि जब ये मेच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है पुष्प का अंडाशय, तो किसी दूसरे पौधे के पुष्प के जो पुंकेसर के परागकोश से परागकण होते हैं उनको इसी के ऊपर झाड़ दिया जाता है, परागकणों को। अब झाड़ने के बाद फिर से इसको बांध देते हैं। अब यहाँ निषेचन क्रिया होगी, फल और बीज का निर्माण हो जाएगा, तो इसी को कृत्रिम परागण कहा जाता है। फिर अगला है डार्विन के प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। देखिए जो डार्विन का प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत था, इसका मतलब ये था कि जैसे कोई जीवधारी है, जैसे कोई जीव है, वो जीव अपने स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर चला गया तो वो उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल ले। यदि ढाल लेगा तो जिएगा और संतानोत्पत्ति करता रहेगा, लेकिन अगर उस वातावरण में वो अपने आप को ढाल नहीं पाया तो वो मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये डार्विन का प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत था। तो इसके बारे में डिटेल से जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जाकर के वीडियो को देख लीजिए। आप जाइएगा बायोलॉजी साइंस इसके चैनल में और उसकी प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और क्लास 12 बायोलॉजी वाला फोल्डर खोलिएगा। उसमें मैंने नए वीडियो भी कल क्लास 12 के सभी चैप्टर्स के सभी टोटल टॉपिक अपलोड किए हैं और पुराने वीडियो भी पड़े हुए हैं। आप नए वाला देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन है, स्त्री जनन तंत्र की आंतरिक संरचना का नामांकित आरेखीय चित्र बनाइए। तो जो स्त्री जनन तंत्र है उसकी आंतरिक संरचना का नामांकित आरेखीय चित्र बनाना है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से गर्भाशय बना देंगे, ऐसे बिल्कुल बनाइएगा, आपको आसानी रहेगी। और यहाँ से निकाल करके इस तरह से जो अंडवाहिनियाँ होती हैं यहाँ से निकाल देंगे, इस तरह से अंडाशय बना देंगे। यहाँ लिखेंगे ये गर्भाशय है, यूट्रस यानी कि, और ये अंडवाहिनी है यानी ओविडक्ट हो जाएगी, और ये अंडाशय यानी ओवरी हो जाएंगे। इधर भी ऐसे ही अंडाशय है, ये अंडवाहिनी है, और यहाँ पर कहीं पर योनि हो जाएगी। इस तरह से लिख देंगे और आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर अगला है जैव विविधता किसे कहते हैं, इसको कैसे संरक्षित किया जाता है। जैव विविधता क्या है, तो जीवों में विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर आएगा। इसको कैसे संरक्षित किया जाता है सब कुछ समझाया है, आप लोग जाइए देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो इस पर भी हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पारजीवी जंतु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा पेपर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सभी जरूर तैयार कर लीजिएगा। अभी लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे, वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर फंसेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, वाहित मल से आप क्या समझते हैं। वाहित मल
हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। देखिए, जो नगरों से बहकर आने वाला जल होता है, मान लेते हैं ये नगरों से बहकर आने वाला जल है, तो ये जल हो गया नगरों से जो आया है, इसमें कूड़ा करकट मिल जाता है, कूड़ा करकट मिल जाता है, इसी में मल मूत्र मिल जाता है, मल मूत्र मिल जाता है। तो कूड़ा करकट, मल मूत्र, गोबर, जल, ये सभी जो गंदे जल आते हैं वो सभी मिल जाते हैं एक ही में। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, वाहित मल हो जाता है। और वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिकारक है, तो भाई इतना सारा जब कूड़ा करकट इसमें मिल गया है, इसको हम पिएंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी और भी बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। तो ये हम बता देंगे कि ये इसलिए हानिप्रद है। फिर अगला है, द्विनिषेचन को परिभाषित कीजिए, उपयुक्त तो चित्र द्वारा इसको समझाइए। देखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन जल्दी से आपको बता देते हैं। जैसे ये हमारा भ्रूणकोश है और भ्रूणकोश में यहाँ पर ये प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं थी, यहाँ पर द्विध्रुवीय यानी द्विगुणित केंद्रक था, ये सहायक कोशिकाएं थी और ये अंड कोशिका थी। अब इधर से ये यहाँ से देखिए, यहाँ पराग नलिका मान लीजिए आई है और जब यहाँ तक के पहुँचेंगे तो ये दोनों केंद्रक इसमें स्वतंत्र हो जाएंगे। अब इसमें से एक केंद्रक अंड कोशिका से संलयित होगा, एक जो नर युग्मक है, केंद्रक हो चाहे नर युग्मक हो, तो एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होगा तो निषेचन हो गया, ये निषेचन की प्रक्रिया हो गई, युग्मनज का निर्माण होगा। और दूसरा वाला जो बचा हुआ है नर युग्मक, ये जाकर के द्विगुणित केंद्रक से संलयित होगा। तो एक केंद्रक दूसरे वाले में था, इसमें दो थे, तो ये तीन केंद्रक आपस में मिल रहे हैं, इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। और चूंकि एक ही भ्रूणकोश के अंदर दो बार निषेचन हुआ, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, इसलिए इसको द्विनिषेचन कहा जाता है। और द्विनिषेचन की खोज नवासीन ने की थी। उपयुक्त चित्र द्वारा कहा था, चित्र मैंने बना ही दिया है। फिर अगर ये क्वेश्चन आप नहीं करते हैं तो निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या लिखेंगे, वन्य जीव कोष, अंतरजातीय स्पर्धा, सहोपकारिता, परजीविता, स्टेम सेल। देखिए, इसमें से तीन टिप्पणियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये अंतरजातीय स्पर्धा, दूसरा परजीविता, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सहोपकारिता तो आ ही जाएगी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जरूर तीनों तैयार कर लीजिए, इसमें से जरूर कोई ना कोई परीक्षा में आपके फंसनी ही फंसनी है। फिर अगला है, जीनी प्रौद्योगिकी क्या है, इसका मानव स्वास्थ्य में उपयोग लिखिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीनी प्रौद्योगिकी कहा जाए, चाहे जीनी इंजीनियरिंग कहा जाए, चाहे आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहा जाए, चाहे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाए, वही बात है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, हमारे चैनल में अपलोडेड भी है वीडियो, जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं करते हैं तो अनुवांशिक कोड पर निबंध लिखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुवांशिक कोड, परीक्षा में जरूर आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, अच्छी तरीके से आप लोग समझिएगा, इनको तैयार कर लीजिएगा। फिर 9 नंबर का क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, सब कुछ चित्र के माध्यम से मैंने समझाया हुआ है, आप लोग जाइए समझिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं करते हैं तो संकटग्रस्त जातियों पर टिप्पणी, ऐसी जातियां जो संकटग्रस्त हैं, खत्म हो रही, समाप्त हो रही, संकटग्रस्त जातियां कहलाती हैं, इनके बारे में बताया हुआ, जाकर के देख लीजिए। सहायक जनन प्रौद्योगिकी यानी ART के बारे में लिखना है, जिसमें IVF बता दीजिए आप, IVF है, AIUT है, IUI है, इन सब के बारे में बता सकते हैं। तो इस तरह से आशा है आपको पूरा वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।